ऐसे तो पूरा इंडिया ही आप दे दो इनको। तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। वक्फ बोर्ड का मतलब तो सबको समझ में आता है, लेकिन ये वक्फ है, ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कोर्ट को या लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानते? प्रॉपर्टी किसी इलीगल तरह से जब्त कर ली जाती है वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाएंगे। ये ऐसे तो आप कल सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी भी क्लेम कर लोगे, किसी भी जगह आप जाके क्लेम कर लोगे। जब भी आपको वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी क्लेम करेगा तो उस क्लेम करने के ऊपर एक स्पेशली जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये लैंड माफिया हो रहा है, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट की भी आप बात कर रहे हो और तमाम तरह की। तो ये पूरा जो सर्कल है, ये वक्फ बोर्ड, ये काम कैसे करता है? अगस्त का महीना क्रांति का महीना कहा जाता है। इसी महीने एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन होने वाला है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं कनिका भारद्वाज जी, जो सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। कनिका जी, इस संशोधन को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं इसमें? जी देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट आने वाला है, इसका जो मेजर एम है वो ये है कि जो भी मिसयूज़ हो रहा है लैंड का वक्फ बोर्ड के अंदर, नंबर वन, जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो भी अनफेयर चीज़ें जो हो रही हैं उसको ख़त्म करने के लिए तभी ये जो अमेंडमेंट्स है, 40 अमेंडमेंट्स लाई गई हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अमेंडमेंट्स इसलिए लाई गई हैं, ये आनी अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये पर्सनल लॉ पे जो है वो आधारित है, जिसमें जुडिशरी का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, ना तो इसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये लोग अपने ही इन्हीं के जो है ऑफिसर्स हैं, इन्हीं का पूरा प्रोसेस है। हमको तो पता भी नहीं चलेगा क्या फेयर हो रहा है, क्या अनफेयर हो रहा है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो विक्टिम्स हैं, वो उन पे देखिए कितना बड़ा जो है अनफेयर एक जो जाति हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जो चीज़ें हो रही है, वो ये जो बोर्ड है। तो मेरे हिसाब से जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं आनी बहुत ज़रूरी है, फेयर ट्रायल लाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रॉपर्टी की प्रॉपर वेरिफिकेशन हो कि भाई वो वक्फ बोर्ड की है भी या नहीं। ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एब्सोलूट पावर जो है वो दे रखी है वक्फ बोर्ड को, इनकी अथॉरिटीज़ को। एब्सोलूट पावर है, बिल्कुल आर्बिट्री पावर है, ना कोई रोक ना कोई टोक। अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये प्रॉपर्टी दूसरी जो पार्टी है, जो हमारे विक्टिम मुस्लिम भाई बहन है, वो प्रूव करेंगे कि भाई कागजात पूरे हैं या नहीं है। और बाय चांस अगर उनके कागजात पूरे नहीं हुए तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो उनकी हो गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत ही आर्बिट्रेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं अमेंडमेंट्स को एक पॉजिटिव होप के साथ देखती हूँ, और मुझे लगता है हमारे सभी मुस्लिम भाई बहन को भी एक पॉजिटिव होप के साथ इसको देखना चाहिए। डिटेलिंग में भी बात करेंगे, आपसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, पहले क्या था, अब क्या होने वाला है? क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो बहुत कंफ्यूज है, बहुत एक नेगेटिव मैसेज भी पहुंचता है लोगों के बीच में कि शायद किसी के हितों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो आप वकील हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि ये अमेंडमेंट है वो कैसे होने वाले हैं, पहले क्या था और अब क्या होगा? जी बिल्कुल, तो ये आपने बहुत ही सही बात बोली कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि अब जो होगा वो बहुत ही लीगल तरह से होगा। तो पहले सबसे पहले जो अमेंडमेंट आएगी वो ये आएगी कि कोर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। पहले के जो भी लॉज थे वक्फ बोर्ड के अंदर, उसमें सेक्शन 85 अगर आप देखेंगे तो उसमें ये है कि हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि वो कोई भी फैसला ले। तो कोई भी हमारे जैसे मुस्लिम भाई बहन के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा जो लूप होल है वो पुराने एक्ट में था। अब जो अमेंडमेंट आएगी उसमें अगर कोई किसी के साथ कुछ भी अनफेयर होता है या ज़्यादती होती है या उनकी प्रॉपर्टी किसी इलीगल तरह से जब्त कर ली जाती है वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो जुडिशरी का जो रोल है वो अब इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। नंबर 2, अब जब भी आपको वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी क्लेम करेगा तो उस क्लेम करने के ऊपर एक स्पेशली जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास।
जो पहले ऐसा नहीं था। उनको वक्फ बोर्ड ने कभी आज तक कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई, ना उसकी वेरिफिकेशन कराई। बट अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो तो आप पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके उसको रजिस्टर कराओगे, उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी, उसके कागजात देखे जाएंगे, उसके बाद डिसीजन होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी जानी चाहिए वक्फ बोर्ड को या ये प्रॉपर्टी नहीं जानी चाहिए। तो पहला जो प्रोसेस था वो बहुत आर्बिट्री था कि वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर ली, प्रॉपर्टी उनकी हो गई, अगर कागजात पूरे नहीं है। ऐसे करते करते आप ये देखो कितनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास आज की डेट में है कि वक्फ बोर्ड इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है। तो कितनी प्रॉपर्टी इनके पास है। तो ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे करके तो आप कभी भी कुछ भी क्लेम कर लो। अब जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी आपने क्लेम की कि दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी आपकी है, ये ऐसे तो आप कल को सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी भी क्लेम कर लोगे, किसी भी जगह आप जाके क्लेम कर लोगे। मैं एक इंस्टेंस बता देती हूँ। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक पूरा की पूरा विलेज जो है वो क्लेम कर दिया कि ये जो विलेज है ये उनका है, और आज वो पूरा विलेज जो है वक्फ बोर्ड का है, कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता उसमें। ऐसा क्यों? ये ज़्यादती क्यों? ये ज़्यादती क्यों हो रही है? तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें अब महिलाओं का जो है वो रोल आएगा। कभी भी आज तक के इतिहास में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की कभी कोई एंट्री नहीं रही है, बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, और महिलाएं जो हैं, जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी बॉडीज़ बनी हुई हैं, जो ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, 2 महिलाएं उनमें रहेंगी ही रहेंगी। तो एक बहुत बड़ा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो है ये अब देखने को मिलेगा। तो ये सारे इस तरह के अमेंडमेंट्स अभी आने वाले हैं। आपने जैसे कि बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट पर भी क्लेम किया हुआ है और तमिलनाडु के एक गांव को भी बताया। इस तरह के कितने उदाहरण हो सकते हैं? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई नहीं जानता होगा। हर किसी को पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बात कर रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री आवास भी है, और तमाम तरह के जितने भी मंत्रालय हैं सब यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो आपने एग्जाम्पल की बात की, मैं आपको डेटा बताती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे नहीं, डेटा से पता चलेगा। 2009 में इन वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 प्रॉपर्टीज़ थी। 2013 में इनके पास 4 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज़ हुई। आज की डेट में 8 लाख से ऊपर प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के पास हैं। 200 करोड़ पर एनम की उनकी आमदनी है। 80 एकड़ लैंड से ज़्यादा उनके पास लैंड है। बोर्ड का जो पैसा है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कैश हो, कोई एक्सपेंसिव कुछ आर्टिकल हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इसका जो पैसा आएगा वो मुस्लिम कम्युनिटी की वेलफेयर में ही खर्च होना चाहिए। ये उसका एक बेसिक एम है, बेसिक प्रिंसिपल है। बट मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के बाकी हर जगह यूज़ हो रहा है। करप्शन आप देखें कितना बढ़ रहा है, लैंड माफिया कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कौन रोकेगा इसको? ये वाकई आपने बहुत बड़ी बात बोली कि लैंड माफिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं, आज़ादी से पहले तो अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसे अवैध बताया था। उसके बावजूद वक्फ बोर्ड की जो ताकतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और 2013 में लास्ट जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पर ये लोअर हाउस और अपर हाउस में भी ये बिल पास किया गया। तो ये लैंड माफिया हो रहा है, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट की भी आप बात कर रहे हैं और तमाम तरह की। तो ये पूरा जो सर्कल है, ये वक्फ बोर्ड ये काम कैसे करता है? सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी क्लेम कर लेंगे। प्रॉपर्टी क्लेम करने के बाद दूसरी पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है। अगर कागजात पूरे नहीं होते तो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। तो ये इनकी फंक्शनिंग है। तो इसमें अब कितने सारे लूप होल्स हैं, आप स्टेज वाइज देखो, कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट जो आया है, ये बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट आया है। तो ये प्रोसेस आए, इसलिए ज़रूरी है कि अमेंडमेंट्स आएँ। और साथ ही में मुझे लगता है कि अगर आप दूसरी कंट्री से भी कंपैरिजन करो, कि अगर आप सऊदी से कंपैरिजन करो या ओमान से कंपैरिजन करो, वहाँ पे सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ ही हैं और मुस्लिम लोग ही हैं। तो उन्होंने भी किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड को इतनी पावर नहीं दी गई है जितनी हमारे देश में देते जा रहे हैं। अब आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा कह लो कि पॉलिटिकल एजेंडा खेल रहे हैं, या आप कुछ भी कह लो, पर एज़ पर द लॉ अगर हम एक आम इंसान की तरह सोचें तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मतलब आप एक मिनट में आपको टोक रहा हूँ, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि ये जो वक्फ बोर्ड से जो लोग प्रताड़ित हैं वो सिर्फ गैर इस्लामिस्ट नहीं, लेकिन मुस्लिमों पे भी इफेक्ट कर रही है चीज़? 100%। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अफेक्ट मुस्लिम्स पे ही कर रही है। तो आज अगर हम खड़े हैं तो मुझे लगता है अगर मैं आवाज़ उठा रही हूँ तो मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए ही उठा रही हूँ एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो मुस्लिम भाई बहन ही तो हैं हमारे। और आज अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो
उन्हीं की भलाई की बात कर रहे हैं कि उनसे कोई ज़बरदस्ती किसी गैर कानूनी तरह से प्रॉपर्टी वक़्फ़ में ना जाए, उनसे प्रॉपर्टी छीन के वक़्फ़ बोर्ड को ना दी जाए। तो ये जो चीज़ है ये समझनी पड़ेगी, और अदरवाइज़ भी मुझे लगता है कि देश के हित में जाएगा ये फैसला अगर अमेंडमेंट्स आती हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉपर्टी कहीं से भी इधर से उधर हो रही है तो उसका एक प्रोसेस होना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना कि कैसे क्या हो रहा है, उसके कागजात होना, उसकी प्रॉपर्टी की चेन होना, रजिस्ट्रेशन होना, रिकॉर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब आपने बताया कि 3rd नंबर पर आता है वक्फ बोर्ड, तो अगर हम उससे पहले अगर पूछना चाहें कि 1-2 नंबर पर किसका नंबर आता है, क्योंकि ये बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस के लिए समझना बहुत मुश्किल होगा कि तीसरे नंबर पर कैसे, किस चीज़ में, क्योंकि रियल एस्टेट की भी बात कर सकते हैं और भी। तो अगर आप बताना चाहें कि आगे जी, सबसे पहले जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो है डिफेंस के पास। नंबर 1 पे आता है डिफेंस, सबसे बड़े लैंड ओनर्स डिफेंस हैं। नंबर 2 पे आता है रेलवेज़, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो रेलवेज़ करते हैं। और नंबर 3 पे आप हैरान होंगे, लेकिन नंबर 3 पे आता है हमारा वक्फ बोर्ड। तो इतनी प्रॉपर्टी उनके पास है आज की डेट में, जो कि कुछ टाइम पे मैंने आपको बताया डेटा, कुछ टाइम पे सिर्फ 50-60 हज़ार प्रॉपर्टीज़ थी। आज वो प्रॉपर्टीज़ 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। 200 करोड़ पर एनम का जो है इनका टर्नओवर है, शायद ज़्यादा होगा, ऑन रिकॉर्ड इतना है 200 करोड़ पर एनम का। तो ये जो 200 करोड़ पर एनम ये लोग ले रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बेनिफिट में तो नहीं लगा रहे हैं। तो कनिका जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि वक्फ जो है इसका मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब तो सबको समझ में आता है, लेकिन ये वक्फ है ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है? जी, पहले हम वक्फ का मतलब समझ लेते हैं कि वक्फ है क्या। तो ये जो है इसमें कोई भी जो मुस्लिम है वो अपनी मर्ज़ी से चैरिटी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जो वैल्यूएबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, अगर उनकी चैरिटी करनी हो, उनको खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पे चैरिटी करनी हो, तो वो ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई कैश जो वो अपनी मर्ज़ी से दान करना चाहते हो खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, वो चीज़ जो है, वो वस्तु जो है, उसे कहते हैं हम वक्फ। तो ये इस रिलीजियस एम्बिट में जितनी भी चीज़ें अगर कोई दान कर देता है तो सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं आती, वक्फ में कैश भी आता है, कुछ वैल्यूएबल जो हमारे एसेट्स होते हैं वो भी आते हैं, सारी चीज़ें वक्फ में आती हैं। तो ये रिलीजियस एंगल में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं वक्फ। तो ये यहाँ से आप देखिए, जो ये जो वक्फ बोर्ड है वो जो प्रॉपर बोर्ड है वो इसकी टेक केयर करता है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी में मिली है या दान में जैसे मिली है, उसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर करता है, और इसी के लिए सारी बॉडीज़ बनाई गई हैं। तो देखिए, इस्लामिक संगठन है जमीयत उलेमा, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का कोई भी संशोधन या वक्फ बोर्ड के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ अगर सरकार करती है या संसद में किसी प्रकार होता है तो हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। जी देखिए, मेरे को लगता है बहुत ही गलत बात है ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो मुस्लिम भाइयों बहनों का ही हो रहा है। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते? आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा में मत लेके जाइए। आप एक शांत दिमाग से आप इस चीज़ को सोचिए कि इससे ये जो है हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों का फ़ायदा ही होगा अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं तो। और आप ये ओपन स्टेटमेंट देते हो कि हम ये नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे पूरे देश भर में। आप क्या दिखाना चाह रहे हो? आप क्या दिखाना चाह रहे हो देश को? आप क्या ये दिखाना चाह रहे हो कि आप कोर्ट को या लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानते? आप ये दिखाना चाह रहे हो? हर चीज़ को अपोज करने का एक तरीका होता है। अगर लेजिस्लेशन ने कोई लॉ निकाला है, आप उसको शांति से भी अपोज कर सकते हैं। आप बिना किसी भड़कावे के आप जनता को भड़का रहे हो कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, वैसी चीज़ें करेंगे, तो आप इससे जाहिर होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को खुद नहीं मानते। तो जो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानते तो फिर आपका क्या दिखाना चाह रहे हो आप इस देश में? आपकी जो कैरेक्टर है, आपका जो अस्तित्व है, वो आप खुद ही दिखा रहे हो कि आप कितने गलत हो। तो मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल फेवर में जो है वो नहीं रहती कि देश भर में आंदोलन करेंगे या ये करेंगे। आप जो चीज़ आपके ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन आपके साथ हैं, तो आप एक प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को करिए, ना कि जनता को भड़का के। लास्ट जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो बहुत डिटेलिंग वाला रहेगा, क्योंकि इस वाले सवाल से बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी और एक जो कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो सकती है वो क्लियर हो सकती है। मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड एक्ट लगाता है कि या फिर मतलब क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। मेरे पास इस एक्ट आने से पहले क्या राइट्स थे, और मेरे पास अब ये एक्ट अगर बन जाता है, एक्ट तो ऑब्वियसली बन चुका है लेकिन संशोधन अगर हो जाते हैं तो मेरे पास क्या अधिकार होंगे? अगर सरल भाषा में जो आम जनमानस समझ पाए।
जी देखिए, अगर पहले के टाइम की बात करते हैं, अगर पहले वक़्फ़ का जो बोर्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी पे अगर क्लेम कर दे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है और हम इसको क्लेम कर रहे हैं, तो पहले आपके पास ना तो कोई राइट है, आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप कोर्ट जा सकते हो। अगर आप कोर्ट चले जाओगे तो आपकी जो पिटिशन है जो आपने फाइल की है वो डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है। कोर्ट क्या करता है, एक लॉ एग्जिस्टेंस में होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करता है। कोर्ट का ये काम होता है, लेजिस्लेशन का काम होता है लॉ बनाना, कोर्ट का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जब कोई लॉ रहेगा ही नहीं तो कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगी किस चीज़ को, तो कोर्ट के हाथ बंद जाते हैं यहाँ पे। अगर हम पुराने एक्ट को देखें तो आपके पास कोई भी राइट नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने कागजात दिखा सकते थे, लेकिन अगर आपके कागजात भी पूरे नहीं है, क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड में जो पहले का सीन था, जो पहले का वर्किंग है वो ये है कि जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स भी हैं वो भी उन्हीं के हैं, जो सिस्टम है वो भी उन्हीं का है। ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, हमें पता भी ना कोई रिकॉर्ड है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या उन्होंने क्या हुआ, बस वो अपने आप में ही सेटिस्फाई करके लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी। तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर वक़्फ़ ने आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया तो आप उसे छुड़वा नहीं सकते हो। तो मतलब कनिका जी, आप ये कहना चाह रही है, आपने जैसा समझाया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम करता है, तो आज से पहले ये संशोधन, ये बिल आने से पहले मैं अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास ही जाऊंगा, यानी कि जिसने मेरी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया मैं उसी के पास बचाव के लिए जा रहा हूं और एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं कागजात भी उन्हीं को दिखा रहा हूं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम पहले एक्ट के हिसाब से चलें तो अगर वक़्फ़ बोर्ड है वो आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लेता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, तो आपके पास ना तो कोई राइट है, आप अपने कागजात उन्हीं के पास लेके जाओगे और वो अपना ही कोई प्रोसीजर चला के, अपनी ही कोई स्टेप्स लेके ये दिखा देंगे कि नहीं भाई ये तो आप तो झूठ बोल रहे हो और ये जो प्रॉपर्टी है वक़्फ़ बोर्ड की है। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपके पास राइट है। अगर आज की डेट में कोई वक़्फ़ बोर्ड आके आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर ले तो आपके पास राइट है। आपको लग रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है, प्रोसीजर गलत है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अनफेयर है, आप जाएंगे सीधा हाई कोर्ट में, आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हाई कोर्ट देखेगा कि ये प्रॉपर्टी वक़्फ़ बोर्ड की है या नहीं है। तो ये सबसे मेजर अमेंडमेंट आया है कि अब जो है जो पर्सनल लॉ है, जो वक़्फ़ बोर्ड है, उसमें जुडिशरी के रोल की एंट्री हो गई है। तो जहाँ जुडिशरी आ जाता है वहाँ सब कुछ जो है वो फेयर अपने आप हो जाता है, जो जस्टिस है वो अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। अब जो है वो पूरा स्क्रूटनी होगी प्रॉपर्टी की, बहुत सारे नए नए रोल्स आए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल आएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल आएगा, वो सारे मिल के जो है एक फ़ैसला लेंगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो वक़्फ़ में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अब जो है हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं लोगों के लिए। अगर उनको लगता है कि प्रॉपर्टी जो है वक़्फ़ बोर्ड ने गलत और इलीगल तरह से क्लेम की है तो आप सीधा जाइए और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। तो मतलब अब जो ये एक्ट होगा, संशोधन जो ये बिल आ चुका है, उसके बाद जब अगर मान लो मैं फिर अपना एग्जांपल लेता हूँ, अब मेरी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो अब मेरे पास ये अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या न्यायालय के पास में जा सकता हूँ, ये अधिकार मेरे पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो कोर्ट के सामने आ सकते हो और कोर्ट को बोल सकते हो कि भाई आप डिसाइड करो, आप देखो कि वक़्फ़ बोर्ड जो है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड के ऊपर, वो वक़्फ़ बोर्ड आज से पहले कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहा है किसी को भी, तो वो तो जो चाहे, जब कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती किसी बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी तो जो चाहे वो करेगी, और वो ऐसा हो भी रहा है जो हमें इतने सालों से दिखता हुआ आ रहा है। और अगर हम शुरुआत में चले जाएं, शुरुआत से लेकर अभी तक इतने सारे अमेंडमेंट्स आए, सारे अमेंडमेंट्स में वक़्फ़ बोर्ड की पावर सिर्फ बढ़ाई गई है, कभी भी कर्टेल नहीं हुई। ऐसा क्यों ऐसा है कि आप इतनी पावर्स एक पर्टिकुलर बॉडी को दिए जा रहे हो कि आज ऐसी स्टेज है कि भाई वो जो बॉडी है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुकी है देश की। तो ये कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, और ये रुकना चाहिए, तभी अमेंडमेंट्स आ रही हैं और बहुत सही अमेंडमेंट्स आई हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ कि अब आपके पास कोर्ट को अपील करने का जो है वो राइट बिल्कुल ओपन है। अब इस अमेंडमेंट आने के बाद कोई भी इलीगल या अनफेयर तरह से वक़्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी नहीं ले पाएगा। 75 साल बाद अगर इस तरह की चीज़ें हमारे देश में देखने को मिल रही है तो ये वाकई सोचने का एक विषय है। दूसरी चीज़ है कि ये भी चीज़ है कि दूसरी, जैसे हम सोशल मीडिया के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं और आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का कानून तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए है, क्या इस देश के अंदर किसी और कम्युनिटी के लिए भी कानून है, क्योंकि जो हमारा देश है वो तो सेकुलर है। जी बिल्कुल, तो एक ये भी एक चीज़ है कि सिर्फ एक यही ऐसा बोर्ड है
जो हमारे देश में एप्लीकेबल है। बाकी किसी कम्युनिटी के लिए ऐसा कोई बोर्ड नहीं है। चाहे आप हिंदू देख लो, आप सिख देख लो, आप क्रिश्चियनिटी में देख लो, ऐसा कोई बोर्ड कहीं पे भी नहीं बना हुआ है। सिर्फ ये एक ही कम्युनिटी में ऐसा बोर्ड है और ये बना दिया गया है पॉलिटिकली। आप देखिए पॉलिटिकल एजेंडा एक रहा है, वोट बैंक मैं बोलूँगी, जो कि साफ बात है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि आज से जितनी पहली पार्टीज़ आई हैं वो सारे एक दूसरे, चाहे अभी की भी पार्टी हो, मैं अभी की पार्टी को भी नहीं, चाहे पहले की भी कभी भी कोई भी पार्टी आए, वो वोट बैंक के लिए हमेशा से ये काम करती रही है, जिसकी बदौलत आज ये जो है वो नौबत आ गई है कि हमें इस तरह के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो मैं ये पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा मानूंगी इस चीज़ को। बट ये भी बात फैक्ट है कि सिर्फ एक अकेला जो है वो यही बोर्ड है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है। ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। हमारे संविधान में लिखा है कि भाई सेकुलरिज्म, हमारी प्रियम्बल में लिखा है कि सेकुलर कंट्री है हमारी, तो ऐसा क्यों? और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि हालांकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, बट अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी मुस्लिम कंट्रीज से, चाहे वो सऊदी हो गया या ओमान हो गया, तो उनमें भी ऐसे किसी पर्टिकुलर बोर्ड को पावर कभी नहीं दी गई। तो यहीं पर ही क्यों? तो ये बात तो खैर जाहिर है कि हमारी पॉलिटिकल लूप होल्स रहे हैं, बट अगर आप एक नॉर्मल एक सिटीज़न की तरह आप देश की भलाई की, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, बट मैं देश की भलाई की बात करती हूँ। अगर आप देश की प्रॉपर्टी की आप भलाई करें, देश की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भी अगर आप भलाई सोचें, तो ये अमेंडमेंट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। देश जो है वो संविधान से चलेगा, ना कि किसी और की किताब से, ना किसी एक बोर्ड से, ना किसी और चीज़ों से। ये बहुत अच्छे तरीके से कनिका जी आपने हमारे ऑडियंस को समझाया, क्योंकि इसके बाद हम देखने वाले थे कि बहुत सारे जैसे चेतावनी आनी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।